अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एंजाइम। अब टेस्ट के हवाले से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से ही बनेगा, इस टॉपिक में से। इस वीडियो के बाद आपको एंजाइम कहीं और से देखने की, समझने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम जो वर्ड है वो दो वर्ड से लिया गया है। इन मीन्स इनसाइड, एंजाइम मीन्स यीस्ट। ठीक है, एंजाइम हमारे पास क्या है कि भाई ये एक बायोकैटालिस्ट है जो कि ऑर्गेनिज्म में स्पीड अप करता है रिएक्शन को। ठीक है, कैटालिस्ट का काम हमें पता है क्या होता है कि वो किसी भी चीज को स्पीड अप करवाता है। उसकी स्पीड को, अगर कोई काम 1 घंटे में हो रहा है तो वो समझेंगे कैटालिस्ट के थ्रू वो काम 15 मिनट में हो जाएगा। इसी तरह एंजाइम हमारे पास क्या है, एक बायोकैटालिस्ट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। एंजाइम की जो टर्म है वो किसने दी थी? फ्रेडरिक विलियम को ने दी थी 1878 में। अच्छा, पहले हमें ये लगता था कि जो एंजाइम होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, एंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि भाई 1980 में थॉमस कैच और सिडनी ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के जो कि वर्क करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज ए एंजाइम। तो उनको क्या नाम दिया गया? राइबोजाइम का नाम दिया गया। देन यहाँ पर एंजाइम की डेफिनेशन प्रॉपर आ जाती है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। इसे भी याद कर लेना। अब आ जाते हैं कैरेक्टर्स की तरफ। तो भाई एंजाइम जो होते हैं वो हमारे पास क्या है? बायोकैटालिस्ट है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और ये कंसिस्ट करते हैं प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट पे। जो प्रोटीन पार्ट हो गया फॉर एग्जांपल अमाइलेज और पेप्सिन, और नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब हमारे पास दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक को कहा जाता है एंडो एंजाइम और दूसरे को कहा जाता है एक्सो एंजाइम। जो एंडो एंजाइम होते हैं वो जहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस सेल में एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है वो वहीं पर ही अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जबकि जो एक्सो एंजाइम होते हैं वो समझे कि अगर किसी एक सेल में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो बाहर जाके भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक्सो एंजाइम क्या करते हैं? प्रोड्यूस एक सेल में हो रहा है लेकिन ये अपना फंक्शन किसी और सेल में जाके परफॉर्म करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? हम एक्सो एंजाइम कहते हैं। देन हमारे पास ये स्पेसिफिक होते हैं और जो है एंजाइम में एक पर्टिकुलर साइट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एंजाइम है। एंजाइम में एक पर्टिकुलर साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करती हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं, कम करती हैं। वो जो एक्टिव करती हैं, एनहांस करती हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, उसे एक्टिवेटर कहा जाता है, और जो इनहिबिट करती हैं उन्हें इनहिबिटर कहा जाता है। एक्टिवेटर में हमारी एग्जांपल आ जाती है जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन, और इनहिबिटर में हमारी एग्जांपल आ जाती है जैसे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, पीएच एंड टेम्परेचर। ठीक हो गया। अब जो हमारे एंजाइम होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और एक खास पीएच पे वर्क करते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि एंजाइम जो होता है हमारा वो केमिकल रिएक्शन में जाने से पहले और जाने के बाद केमिकली अनचेंज्ड रहता है। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। देन आ जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर जो होता है हमारे एंजाइम का, उसमें दो चीजें आ जाती हैं। पहली बात एक्टिव साइट। एक्टिव साइट हमने पहले भी सीखा क्या होता है कि भाई ये हमारे पास एक स्पेशल चार्ज प्लेस होती है जहां पर सबस्ट्रेट आके फिट होता है, और ये क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है शेप में, और ये अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है। एक्टिव साइट में हमारे पास दो रीजन्स आ जाते हैं, एक को बाइंडिंग साइट जो कि टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, और दूसरे को कैटालाइटिक साइट कहा जाता है जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटी करता है। ठीक हो गया? इतना समझ आ गया?
देन दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट जो एंजाइम का होता है वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों का बना हुआ होता है। अच्छा, जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जब वो साथ में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजुगेटेड एंजाइम कहते हैं। अब ये कुछ जो टर्म्स है वो आपने याद कर लेनी है। प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड कंजुगेटेड एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना एंजाइम में उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, अब ये कोफैक्टर हमारा दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है इनऑर्गेनिक और दूसरे को कहा जाता है ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं वो जैसे हमारे मेटालिक आयंस हो गए और ये डिटैचेबल होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है ना वो भी दो चीजों में डिवाइडेड है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर हमारे पास एक है कोएंजाइम और दूसरा कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये जो कोएंजाइम होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं विटामिन के, जैसे कि हमारे पास आ गया NAD और FAD, और ये क्या होते हैं, डिटैचेबल होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, कोएंजाइम क्या है, वो भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर है लेकिन ये क्या है, डिटैचेबल है। जबकि जो दूसरा है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप और ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। लेकिन ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये बॉन्डेड होता है कोवलेंटली, ये एंजाइम का परमानेंट पार्ट होता है। ठीक हो गया, ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास आ गई कि भाई प्रोफाइलिन और क्लोरोफिल कंटेन करता है मैग्नीशियम। अब यहाँ पर दो और टर्म्स देख लें, एपोएंजाइम एंड होलोएंजाइम। एपोएंजाइम हमारे पास क्या है कि जब कंजुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर हो, मतलब कि विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट हो, तो उसे क्या कहा जाता है, एपोएंजाइम कहा जाता है। और जब एंजाइम जो है वो कंसिस्ट करे पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर पर, मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर दोनों पे कंसिस्ट करे एंजाइम, तो उसे क्या कहते हैं, हम होलोएंजाइम कहते हैं। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया, ये टर्म्स याद कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पे। अब ये जो इक्वेशन है ना इसे थोड़ा देख लो, बिल्कुल इजी है, मे बी आपके ब्लैंक बन के आ जाए और फिर जो है वो आप कंफ्यूज हो जाओ, तो ये बिल्कुल इजी है। देख लें कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट से मिलता है तो क्या बनता है, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो हमारे पास एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म है वो दो आ जाते हैं, पहला है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। हमारे एंजाइम के लिए दो मॉडल दिए गए थे कि भाई एंजाइम किस तरह से काम परफॉर्म करता है अपना, या किस तरह से उसकी शेप है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमारे पास दो मॉडल है, पहला है लॉक एंड की मॉडल, वो किसने प्रपोज किया था, एमिल फिशर ने किया था 1898 में। एमिल फिशर ने कहा कि भाई जो हमारे पास एंजाइम होता है वो एक खास लॉक की तरह होता है और उसे सिर्फ एक खास चाबी ही खोल सकती है, मीन के खास सबस्ट्रेट ही आके खोल सकता है, बस वही उसके साथ अटैच हो सकता है। और ये जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, ये रिजिड होती है, ये अपने आप को चेंज नहीं करती, ये कहा था एमिल फिशर ने। जबकि जो हमारे पास दूसरा मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि कोशनेट ने दिया था 1959 में, उसने कहा कि नहीं भाई, ये जो हमारा एंजाइम है वो उसकी जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है और वो अपने आप को चेंज करती है सबस्ट्रेट के शेप के हिसाब से। तो ये किसने कहा था, कोशनेट ने कहा था। ठीक हो गया, ये हमारे पास दो मॉडल्स आ जाते हैं। देन आ जाता है टर्म एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी सिंपल क्या है बेटा हमारे पास, कि वो एनर्जी में वो मिनिमम एनर्जी जो कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को स्टार्ट करने के लिए, कि वो कोई रिएक्शन परफॉर्म करे, उसे स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास होती है विदाउट एंजाइम देखेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ्स को आपने जरूर देखना है, बिल्कुल ही इजी हैं ग्राफ्स, सिर्फ आपको दिए जाते हैं पेपर के टाइम पे आपका दिमाग घुमाने के लिए, वरना ये बहुत इजी होते हैं।
फैक्टर्स के ऊपर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जो हमारे एंजाइम होते हैं वो एक खास टेम्परेचर पे अपना फंक्शन सही से परफॉर्म करते हैं। जो मैक्सिमम एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, और वो ज़्यादातर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जबकि जो हायर ऑर्गेनिज्म में ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 25 to 42 होता है, जबकि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में 70 डिग्री होता है। अब जब टेम्परेचर पहुंच जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे तो तब एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल ही मिनिमम होती है। अब ये बात भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। देन आ जाते हैं, अच्छा ये ग्राफ पे यही बात शो कर रहा है कि भाई 10 डिग्री राइज पे एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, जब 40 पे पहुंचा तो उसकी जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम थी, और उसके बाद क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देन पीएच का इफेक्ट देख ले तो डिफरेंट एंजाइम की डिफरेंट पीएच होती है, वो अपने डिफरेंट पीएच के हिसाब से वर्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम की जो पीएच होती है वो 7 to 8 होती है, पेप्सिन की 1.4 और अमाइलेज की 8.5 हो गई। देन आ जाते हैं हमारे एंजाइम कंसंट्रेशन पे। तो जो हमारे एंजाइम कंसंट्रेशन जो हमारे पास होती है, यहाँ पर सिंपल क्या है कि याद रखिएगा कि जो एंजाइम की कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो जैसे जैसे एंजाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और फिर एक खास टाइम ऐसा आएगा कि जब जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। देन है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन एक खास पॉइंट पे जिसे हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, ये जो आपको निशान नजर आ रहा है सब कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे आके फिर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, देन आ जाते हैं हम एंजाइम इनहिबिशन पे। तो एंजाइम की एक्टिविटी किस तरह से इनहिबिट होती है, ये हमारे पास 3 तरह से होती है। सबसे पहले आ जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कि जब सबस्ट्रेट जैसा ही कोई मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाए एक्टिव साइट पे तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया पेनिसिलिन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हम किसे कहते हैं कि भाई एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी जो एंजाइम की साइट्स हैं उन पे कोई आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाए तो उसे कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये जो एक्टिव साइट को हटा के जो दूसरी साइट्स होती हैं एंजाइम की उन्हें एलोस्टेरिक साइट्स कहा जाता है। एलोस का मतलब होता है अवे, ठीक है, एक्टिव साइट से दूर। देन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें क्या होता है कि भाई जब इनहिबिटर बाइंड हो जाए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट से तो उसे क्या कहा जाता है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहा जाता है। देन हमारे पास आ जाती हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज हमारे पास क्या है कि भाई एंजाइम जो है वो परफॉर्म करे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा ग्रुप कहेंगे एंजाइम का, दैट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ गई फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। देन ट्रांसफरेज, जब एंजाइम जो है वो ट्रांसफर करे किसी ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे पे तो उसे ट्रांसफरेज कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल आ गई हमारे पास ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी टू हेक्सोज। देन हाइड्रोलेज, जब जो है वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो, डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो कि वो ब्रेक डाउन करे बॉन्ड बाय H2O तो उसे हम हाइड्रोलेज के ग्रुप में रखेंगे। और इसकी एग्जांपल आ गई हमारे पास, ओके यहाँ पर नहीं दी गई। देन आ जाता है हमारे पास लिएज। तो लिएज में हमारे पास वो एंजाइम जो कैटेलाइज करते हैं कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में तो उसे हम लिएज कहते हैं। और देन आइसोमरेज, आइसोमरेज में एंजाइम क्या करते हैं कि ये रीअरेंजमेंट करते हैं एटम्स की
जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। देन लाइगेज हमारे पास वो एंजाइम जो कि कैटेलाइज करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन को, जैसे कि डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज। देन हमारे आ जाती है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सब्सट्रेट की बेस्ड पे क्लासिफिकेशन। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है प्रोटीएज, लाइपेज, ग्लाइकोसिडेज और न्यूक्लियस।